सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। बन के रहेंगे व्याख्याता, लेके रहेंगे मोहर। इसी सीरीज के अंदर आज की क्लास फिर होने वाली है साइंस के प्रश्नों की। तो आइएगा मैडम, वापस से एक और सेशन शानदार प्रश्नों का, जानदार प्रश्नों का। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप व्याख्याता बन जाओ और आप मोहर ले। इसी श्रृंखला में आज की क्लास को शुरू करते हैं मैडम। आज की क्लास का पहला प्रश्न ही आपके सामने आ रहा है। क्या आ रहा है ये तो आप देखेंगे, धीरे धीरे चलता रहेगा। तो अब मैं क्लास पूरी की पूरी सुपुर्द करता हूं मैडम को। आप सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि मैराथन सेशन अपना चल रहा है। और आज लास्ट के अंदर, क्लास के लास्ट में आपको एक इनोवेशन दिखाया जाएगा कि साइंस क्या है वाकई के अंदर और हमारे बच्चे क्या से क्या कर सकते हैं, वो करने के काबिल हैं। ये एक शानदार इनोवेशन, आपका दिल कह उठेगा बाबा। लेकिन पहले क्लास, उसके बाद इनोवेशन की बात। सवाल। थैंक यू सर। नमस्कार आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी है। आज की जो कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी थे, 5 क्लासेस के टॉपिक से रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बाकी जो कुछ क्लासेस बची थी, इनके क्वेश्चंस आज हमारे अभी बाकी हैं। तो आज इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि पढ़ाई हमारी सही चल रही है या नहीं, या रिविजन भी हो जाएगा एक तरह से। कमेंट्स आपके आ रहे हैं, बिल्कुल क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि कोई रह ना जाए। गुड मॉर्निंग आप सभी को, बिल्कुल नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, हमने चैप्टर पढ़े कार्य और ऊर्जा, बल और गति, और उत्परिवर्तन जेनेटिक्स वाला चैप्टर हमने पढ़ा। मेनली जो आज के टॉपिक में हमारे क्वेश्चंस हैं वो यही सब हैं। चलिए आज की क्लास को अब शुरू करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि समय हमारे पास कम है और एग्ज़ाम बिल्कुल हमारे पास आ चुका है। तो कई जगह इस समय को व्यवस्थित करके और सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। तो क्लास को चालू कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए, क्रिकेट के मैच में बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे ले जाता है और ये न्यूटन के, ये जो घटना है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? पढ़ चुके हैं हमारी क्लास में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम? चलिए, तो ये है न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे कि न्यूटन का दूसरा नियम, इसे संवेग से जुड़ा हुआ है ये। और पहला नियम जो था वो जड़त्व का नियम था, ये संवेग संरक्षण का नियम है, जिसे न्यूटन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्यक्ति चलती हुई बस से नीचे उतरता है और आगे की तरफ गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? पढ़िए ऑप्शन और बताने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है कि जड़त्व के कारण सड़क तो पीछे रह जाती है और व्यक्ति आगे निकल जाता है, या फिर उसके शरीर का ऊपरी भाग गति की अवस्था में रहता है और आगे की तरफ वो गति करता है जबकि पैर जमीन को छूते ही स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। वह आदतन आगे की तरफ झुकता है, या फिर तीनों ही विकल्पों पर आधारित यह घटना है। चलिए तो देखिए कि हमने जड़त्व का नियम पढ़ा था, स्थिर जड़त्व का और गतिमान जड़त्व का नियम जो हमने पढ़ा था। तो आगे चलते इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन जो है हमारा कौन सा ठीक होगा, इस परिस्थिति के अनुसार कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो जड़त्व के कारण सड़क पीछे रह जाती है और व्यक्ति आगे चला जाता है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि उसके शरीर का ऊपरी भाग तो गति की अवस्था में रहता है जबकि, और वो आगे की तरफ गति करता है जबकि जमीन को छूते ही पैर उसकी स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन ठीक है। हमने पढ़ा था कि हम बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर और अचानक से गाड़ी चलती है, तो गाड़ी आगे चल रही है, हम वहीं रुके हुए हैं, तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जब वो व्यक्ति बस से नीचे उतरता है तो उसके पैर जो हैं वो तो स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन बस के अंदर उसके शरीर का जो ऊपरी भाग है वो बस के साथ साथ गतिशील है, जिसकी वजह से पैर तो स्थिर हो जाते हैं लेकिन आगे की तरफ धक्का इसीलिए लगता है कि उसके जो शरीर का ऊपरी भाग है, पैर स्थिर हो गए हैं लेकिन शरीर का ऊपरी भाग अभी भी बस से उतरने के कारण गतिमान अवस्था में है, और इसीलिए ऑप्शन होगा बी। और इसीलिए चलती गाड़ी में से जब उतरते हैं तो थोड़ी दूर उसके साथ साथ चला जाता है ताकि गिरते नहीं है और धक्का नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस सही आ रहे हैं आपके, बिल्कुल एकदम ठीक जवाब है। चलिए, मतलब पढ़ाई चल रही है आपकी सुचारू रूप से। चलिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव होगा,
हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा के लिए काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है, जब ऊपर से गिरा रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, और जैसे भी ही आकर वो नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योगफल होगा वो हमेशा होगा शून्य, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि स्थितिज गतिज ऊर्जा जो होती है ये हमेशा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, लेकिन निशान जो है ये ऋणात्मक होता है। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन निशान ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक के बढ़ने पर दूसरे का मान अपने आप कम हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव शून्य होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इनका मान हमेशा नियत रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। ये भी पूछा जाता है कई बार, तो मालूम होना चाहिए हमको कि शून्य भी है और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो हमेशा एक नियत या स्थिरांक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, किया गया कार्य कब शून्य होगा? कार्य के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्य जो है बल, कार्य जो है वर्क बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। तो कार्य जो है वो क्लास नेटवर्क, कोई नहीं, नेटवर्क की दिक्कतें हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो किया गया कार्य कब शून्य होगा? तो कार्य के लिए हमने पढ़ा था W बराबर है F इंटू एस, यानी कि बल गुणा विस्थापन। और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि एफ एस कॉस थीटा, ये था बल और विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य शून्य होगा, विस्थापन शून्य हो, वस्तु पर लगाया गया बल शून्य हो, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, बल और विस्थापन जब एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनके मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री, और जैसा कि हमें पता था कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो इस स्थिति में किया गया कार्य हो जाएगा शून्य। एफ एस cos थीटा होता है, cos थीटा की वैल्यू शून्य है, तो एफ और एस से अगर शून्य को गुणा किया जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। विस्थापन शून्य हो, ये अगर 0 होगा विस्थापन, तो भी एफ और cos थीटा की वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य शून्य होगा। और वस्तु पर लगाया गया बल जो है फोर्स, ये अगर 0 है तो इसको भी एस और cos थीटा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी शून्य। यानी कि ऑप्शन डी हमारा ठीक है कि किया गया कार्य इन तीनों ही स्थितियों में शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वस्तु की गति पहले की तुलना में दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, या पहले के समान ही रहेगी? देखिए, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये पहली स्थिति गतिज ऊर्जा जब नॉर्मल है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये है कि हम इसकी गति को जो है वो पहले से दुगना कर देते हैं। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। स्पीड जो है इसको पहले की तुलना में दुगना कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्पीड को पहले की तुलना में जब दुगना कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 1 ही था, यहाँ हो गया 2, तो इसको हम ऐसे लिख दें m इंटू 1 का स्क्वायर, पहले 1 ही था और अब इसको हमने कर दिया दुगना। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि पहले 1 था तो अब मान कितना हो गया? 4। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें हमारा कि अगर वस्तु की गति को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है वो 2 का वर्ग 4 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
5th में सी, बिल्कुल सही सरिता जी, आपका आंसर एकदम ठीक है। चलिए, कि किया गया कार्य अगर ऋणात्मक है तो बल और विस्थापन के मध्य कौन सा कोण बनेगा। तो किया गया कार्य अगर ऋणात्मक है तो बल और विस्थापन के मध्य हमने ये पढ़ा था कि अगर बल की दिशा में विस्थापन हो तो धनात्मक कार्य होगा, और बल की दिशा के विपरीत दिशा में अगर विस्थापन है तो किया गया कार्य ऋणात्मक स्थिति में होगा। तो हम वस्तु को इधर खींच रहे हैं और ये इस तरफ जा रही है, तो इसके मध्य बनने वाला कोण हो जाएगा 180 डिग्री का, कि जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वस्तु जा रही है तो किया गया कार्य जो कोण बनेगा होगा 180 डिग्री का। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 440 जूल कार्य को करने में 11 वॉट की दर से कार्य को 11 वॉट की दर से पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हमने कार्य के बारे में पढ़ रखा है, कार्य है हमारे, कार्य है वॉट है और शक्ति बता रखी है और समय निकालना है। तो शक्ति बराबर क्या था, P बराबर W/T। यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, T की। इनको चेंज कर दें, T बराबर हो जाएगा W/P। ठीक है, कितना है किया गया कार्य 440 जूल, और पावर जो है वो कितनी है 11 वॉट। बिल्कुल आंसर ये आ गया हमारा 40 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्युत उपकरण जो कि 500 वॉट का है, हर दिन प्रतिदिन 5 घंटे इसे काम में लिया जाता है। 30 दिन में इस विद्युत उपकरण के द्वारा कितनी ऊर्जा काम में ली जाएगी। चलिए ऑप्शंस बिल्कुल ठीक आ रहे हैं आपके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि विद्युत उपकरण जो है 500 वॉट का है, प्रतिदिन काम में आ रहा है ये हमारे 5 घंटे, और 30 दिन में इसके द्वारा कितनी ऊर्जा काम में ली जाएगी, किलोवाट आवर में निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 75 किलोवाट आवर कि जितने भी वॉट का उपकरण है मल्टीप्लाइड बाय जितने घंटे वो काम में लिया जा रहा है, और 30 दिन के लिए निकालना है। 1000 से भाग लगा दिया, किलोवाट में आवर में बदलने के लिए, ये आ गया 75 किलोवाट आवर, यानी कि सी, ऑप्शन सी। 9th में ए, 8th क्वेश्चन है। चलिए सी आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो व्यक्ति समान मात्रा में किसी काम को पूरा करते हैं। पहला ये काम 10 सेकंड में कर लेता है और दूसरा व्यक्ति यही काम 20 सेकंड में करता है। पहले और दूसरे व्यक्ति के द्वारा की गई उपभोग में ली गई शक्ति का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, हाँ, तो दो व्यक्ति समान कार्य को कर रहे हैं और करने में एक को लग रहा है 10 सेकंड का समय और दूसरे को लग रहा है 20 सेकंड का समय। शक्ति P बराबर है W/T। ठीक है, पहले व्यक्ति के लिए P मान लीजिए W1/T1 और दूसरे के लिए हो गया W2/T2। अब किया गया कार्य समान है तो W1 और W2 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम इसको W ही मान लेते हैं, समान है। तो ये मान लीजिए W/T1 पहले व्यक्ति के लिए 10 सेकंड और दूसरे व्यक्ति के लिए है 20 सेकंड। ठीक है, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा हमारा 2:1। ऑप्शन बी आपका ठीक है कि समान मात्रा में कार्य कर रहे हैं, अगर दोनों समय अलग अलग है तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें हम और कट जाएं, जिससे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 9th में बी, बिल्कुल सही है। हाँ जी अरुणा जी, आपका आंसर एकदम ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिकतम होगा। जड़त्व हमने पढ़ा था कि जड़त्व जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के जो भी द्रव्यमान है उस पर निर्भर करेगा। तो बताइए निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिकतम होगा 10वें में, 10th क्वेश्चन।
चलिए, हाँ, तो देखिए इन वस्तुओं में से किस वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, जड़त्व भी उसी का सबसे ज्यादा होगा। अणु और परमाणु की बात करें तो इनका तो द्रव्यमान नगण्य है, जिसे कि हम मान भी नहीं सकते। अगले चलते हैं, सिक्का और बचा हमारे पास क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट की जो बॉल होगी उसका वजन ऑब्वियसली सिक्के से ज्यादा होगा। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसी का जड़त्व जो है वो भी अधिक होगा। भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, उसको उसकी रेस्ट वाली स्टेज से और गतिमान अवस्था में लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल डी, हाँ बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। चलिए, बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, आंसर एकदम सही आ रहे हैं, अच्छी बात है। मेरी और आपकी मेहनत दोनों के काम में आ रही है। कल्पना जी सी नहीं, इसमें आंसर आएगा डी। चलिए नेक्स्ट, एक संकरण जो होता है इसमें लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है, याद होना चाहिए आपको, इसमें कोई चेंज करने वाली बात ही नहीं है। सीधे सीधे हमें याद है कि एक संकरण में लक्षण प्रारूप जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 हमें लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है F2 जनरेशन के अंदर। 1:2:1 ये हमारा जीन प्रारूप है जो कि एक संकरण के लिए है, और 9:3:3:1 ये हमने पढ़ा था द्विसंकरण जिसका लक्षण प्रारूप है 9:3:3:1। क्लियर है, तीनों चीजें क्लियर हो गई। एक संकरण में 3 लंबे और 1 बौने पौधे हमें प्राप्त होते हैं F2 जनरेशन के अंदर, इसलिए ये हो गया 3:1। लक्षण प्रारूप जो बाहरी लक्षणों पर आधारित है, इसलिए 3 लंबे और 1 बौना पौधा, ये हमारा सही आंसर हो गया। 1:2:1, तो 1 पौधा ये, 2 पौधे ऐसे और 1 पौधा ऐसा प्राप्त होता है, इसलिए अनुपात हो गया। ये भी एक संकरण का जीन प्रारूप हो गया। और ये 9:3:3:1 ये लक्षण प्रारूप है द्विसंकरण के लिए, यानी कि जहां पर बीज के रंग और उसकी आकृति के आधार पर क्रॉस करवाया जाता है, द्विसंकरण कहलाता है। 2 लक्षणों को लेकर जो क्रॉस करवाया जाता है उसको। चलिए, हाँ जी बिल्कुल ए आंसर ठीक है आपका, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्रेटिनिज्म एक ऐसा रोग है जिसका कारण निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का अल्पस्रावन है। क्रेटिनिज्म हमने हमारी क्लास में पढ़ा था इस रोग के बारे में। क्रेटिनिज्म जो रोग होता है ये एड्रेनालिन हार्मोन ये संकटकालीन परिस्थितियों के लिए हमें तैयार करता है, ये नहीं होगा। पिट्यूटाइन हार्मोन ये बाकी सारी जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकागोन हार्मोन हमको पता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। इनका काम शुगर लेवल को मेंटेन करना, वसा और लिपिड्स से रिलेटेड काम है। तो आंसर आ गया हमारा डी, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम स्रावित हो रहा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम स्रावित हो रहा है तो उसका कारण है क्रेटिनिज्म रोग। इस रोग के जो प्रमुख लक्षण हैं, यानी कि क्रेटिनिज्म रोग जो होता है, अगर किसी गर्भवती महिला को आयोडीन की कमी है तो उसके होने वाले शिशु में ये रोग होने के चांसेस होते हैं। इसका जो प्रमुख लक्षण है वो ये है कि बालक जो है वो मानसिक रूप से विमंदित हो सकता है। पहली बात तो ये, एक वो जो बालक है उसकी श्वसन की जो दर होती है वो कम होती है, ये इसके प्रमुख लक्षण है इस रोग के। और नाम से हमें याद होना चाहिए कि क्रेटिनिज्म रोग का कारण है थायरोक्सिन हार्मोन का कम स्रावन। बिल्कुल ठीक आंसर, एकदम ठीक है आपका, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए, आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली विज्ञान की शाखा कौन सी है। बिल्कुल याद है आपको आंसर, मैं बताऊं उससे पहले आ जाएगा आंसर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ संजू जी, घेंगा रोग भी है, क्रेटिनिज्म भी है, एक ही रोग नहीं है, और भी हो सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्रावन से। चलिए, आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली विज्ञान की शाखा आनुवंशिकी, या इसको कहा जाता है हेरिडिटी। ये याद है हमको, उद्विकास नहीं होगा। उसके अलावा सेरिकल्चर, ये जानते हैं आप सेरिकल्चर और एपीकल्चर के बारे में। सेरिकल्चर जो है इसमें सिल्क के लिए, है ना, सिल्क प्राप्त करने के लिए जो रेशम कीट पालन जिसे हिंदी में कहा जाता है,
ये है रेशम कीट पालन। और एपीकल्चर ये भी हमें पता है, हनी, शहद और जो मोम होती है वैक्स, उसको प्राप्त करने के लिए एपीकल्चर, इसमें इसे मधुमक्खी पालन भी कहा जाता है। क्लियर है वैसे तो हमारे सभी आंसर। तो अनुवांशिकता के बारे में और विभिन्नताओं के बारे में जानकारी देने वाली जो शाखा है विज्ञान की, उसे अनुवांशिकी या हेरिडिटी कहा जाता है। बिल्कुल सी होगा, एकदम ठीक है संगीता जी, मनोहर सिंह जी, बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर सी होगा बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताइए। कोई बात नहीं अंशिका जी, अभी टाइम मिला है तो कोई नहीं, अभी भी टाइम है, पढ़ लीजिए, ज्यादा लेंदी टॉपिक्स नहीं है, थोड़ा सा ही सिलेबस है साइंस का तो हमारा। चलिए, तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होगी 46, ये 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या है टोटल 46। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता, यह सिद्धांत किसने दिया है? इसको कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सिद्धांत है, ये दिया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो चार्ल्स डार्विन ने बताया कि पहली बात तो ये कि नेचर के अंदर वही प्रजातियां जीवित रहती हैं जो कि वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं। अगर एडवर्स कंडीशन है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो ऐसी प्रजातियां जो कि खुद को वातावरण के अनुसार नहीं डाल पाती, वो धीरे धीरे लुप्त होती जाती हैं। और वे प्रजातियां जो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसे कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। जो योग्य होगा वो ही अगली पीढ़ी के लिए जीवित रहेगा। नेक्स्ट, प्रभावी और अप्रभावी गुण कौन सा है? यह कब ज्ञात होता है? चलिए बताइए। डार्विन, डार्विन इसका आंसर होगा, डार्विन बिल्कुल, लेमार्क नहीं होगा, डार्विन आंसर होगा। प्रभावी और अप्रभावी गुण कौन सा है, ये कौन सी पीढ़ी में ज्ञात होता है? तो देखिए, हम जब मेंडल की बात करें, ये क्रॉस करवाया हमने समयुग्मजी पादपों में, तो यहाँ पर हमें जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं, F1 जनरेशन के अंदर, ये सभी हमें एक जैसे प्राप्त होते हैं। यानी बाहरी रूप से देखने पर हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन से पौधे तो लंबे हैं और कौन से पौधे बोने हैं। बाहर से देखने पर केवल एक ही बात पता चलती है कि सभी पौधे जो हैं ये लंबे प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जो बोनेपन का गुण था, एक पेरेंट जो कि बोना था, उसका कोई कैरेक्टर F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता। लेकिन जब F1 पीढ़ी के पादपों में क्रॉस करवाया जाता है आपस में, तो हमें 3 तरह के पादप प्राप्त होते हैं। और यही प्रभावी और अप्रभावी कौन है, ये हमें यही पता चलता है कि ये प्रभावी लक्षण और ये अप्रभावी लक्षण। तो F2 पीढ़ी के अंदर जाकर हमें ये पता चलता है कि प्रभावी लक्षण कौन सा है और अप्रभावी लक्षण कौन सा है। बिल्कुल आंसर सी एकदम ठीक है। आगे चलिए। मैमथ किसके पूर्वज हैं? मैमथ आप जानते होंगे, मैमथ जो है ये बर्फ में दबा हुआ मिला था, कई साल पुराना। ये बी घोड़े का नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। ऊंट का नहीं, ये भी गलत है। नहीं जी, ये मैमथ जो है ये पूर्वज है हाथी का। जैसे ये थोड़े आज जो हाथी हमें दिखाई देते हैं, उनसे बड़े आकार के ये हाथी थे। और इनका जो एक जीवाश्म है, ये साइंटिस्ट को बर्फ के नीचे दबा हुआ जैसा का जैसा मिला था। इनका आकार आज के जो नॉर्मल हाथी उनसे काफी बड़ा था, और मैमथ इनका नाम रखा गया। और याद होना चाहिए कि मैमथ जो है ये हाथी के पूर्वज हैं। उन्हीं में कुछ चेंजेस आने के बाद उत्तरोत्तर पीढ़ियों से और चेंजेस आते गए, और आज वाला जो हाथी है जो वर्तमान में हमारे को दिखाई देता है, वो इन्हीं से बने हैं। तो मैमथ जो है ये हाथी के पूर्वज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी जीन के लक्षणों में अकस्मात होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता,
नहीं होगा, क्योंकि अनुवांशिक लक्षण तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा ही रहे हैं, और इन्हीं अनुवांशिक लक्षणों के कारण बच्चे जो हैं या संतति जो है वो अपने माता पिता के जैसे दिखाई देती है। बिल्कुल एलिफेंट एकदम ठीक है। हाँ जी अरुणा जी, बिल्कुल एलिफेंट एकदम ठीक है। चलिए, पैतृकता ये भी नहीं होगा, क्योंकि पैतृक गुण तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा ही रहे हैं। परिवर्तन ये भी नहीं होगा, चेंजेस होते हैं। बच्चे जो है वो माँ बाप के जैसे होते हैं कुछ कैरेक्टर्स में, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो जीन के लक्षणों में अचानक से अगर कोई चेंज आ जाए तो इसे कहा जाता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, ठीक है। तो कोई भी एक प्रजाति जिसके सभी मतलब किसी भी प्रजाति की अगर हम बात करें तो उसके सभी सदस्य एक जैसे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से उनमें कोई एक अलग ही चेंज आ जाता है, और वो जो चेंज होता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए वंशानुगत होता है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, एक्स रेज की वजह से, कुछ स्पेशल केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, और इसे कहा जाता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। चलिए, ये आपको बता रखा है। इसमें F1 का जीनोटाइप बिल्कुल आप बताइए, ए बी सी या केवल टी होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हाँ, उत्परिवर्तन बिल्कुल ठीक है संजू जी, आपका आंसर 46, हाँ ये ठीक है। अगला बताइए कि ये जो क्रॉस बता रखा है कि ये समयुग्मजी पादप है, इनके अंदर क्रॉस करवाने पर जो F1 पीढ़ी, कई बार कर लिया ये क्वेश्चन हमने, तो F1 पीढ़ी में जो भी होगा इनके कैरेक्टर्स जो होंगे वो कौन से होंगे बताइए। नमस्ते नमस्ते भी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक आंसर है आपका कि इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो F1 पीढ़ी का जीनोटाइप कैपिटल और स्मॉल टी होगा। सभी पादप जो होंगे लक्षणों के आधार पर लंबे प्राप्त होंगे, और बाहरी रूप से देखने पर यह पता नहीं चलेगा कि बौने और लंबे पौधों में क्रॉस करवाने के बाद भी सभी लंबे पौधे कैसे प्राप्त होते हैं। बिल्कुल आंसर बी एकदम ठीक है। चलिए, जीन किस रसायन से बने होते हैं बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स के बने हैं, प्रोटीन, वसा या विटामिन, किससे मिलकर बने हैं जीन्स? बी, हाँ अशुद्ध लंबे बिल्कुल ठीक है, 19 में, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नहीं, जीन जो हैं ये बने होते हैं प्रोटीन से, ये याद करना है हमको कि जीन्स जो हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, और ये डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं, है ना, और प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन से नहीं बने होते हैं। विटामिन तो वैसे भी एक संतुलित भोजन के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी जीन के बनने में विटामिन का कोई योगदान नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल प्रोटीन के बने होते हैं, एकदम ठीक है। चलिए, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जाति की उत्पत्ति, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पढ़ चुके हैं हम इसको। बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, या प्राकृतिक चुनाव द्वारा जाति की उत्पत्ति। ये पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूगो डी वरीज, ये नहीं होगा, क्योंकि ह्यूगो डी वरीज ने तो हमें बताया किसके बारे में, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करें लेमार्क, तो लेमार्क ने दिया था सिद्धांत अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का, कि वे अंग जो ज्यादा काम में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी सी चल रही है, इसका मतलब आप क्लासेस ढंग से पढ़ रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आ रहे हैं आपके आंसर, बिल्कुल। चलिए, तो लेमार्क ने ये बताया अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत, कि वे अंग जो ज्यादा काम में आते हैं उनमें वृद्धि होती जाती है, और वे अंग जो काम में नहीं आते हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं या कम काम में आते हैं। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। मेंडल के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि इन्होंने हेरिडिटी अनुवांशिकता के बारे में बताया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें याद होना चाहिए कि चार्ल्स डार्विन जो थे इन्होंने बुक लिखी थी कि नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति के द्वारा जातियों का विकास होता है। वे प्रजातियां जो प्रकृति में रह जाती हैं
खुद को ढाल लेती हैं प्रकृति के अनुसार, वे तो जीवित रहती हैं, उत्तरोत्तर उनकी कई पीढ़ियां आती जाती हैं। और वो जो कि वातावरण के अनुसार या कंपटीशन के अनुसार खुद को नहीं डाल पाती हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाती हैं। चलिए, चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख हैं, समजात हैं या समवृत्ति अंग हैं या अवशेषी अंग हैं या उपयोग में से कोई नहीं है? तो देखिए, अवशेषी अंग तो नहीं है क्योंकि ये पंख इन तीनों के ही काम में आ रहे हैं। अब बात आती है समजात और समवृत्ति अंगों की। तो देखिए, चमगादड़ और टिड्डे और कबूतर, इन तीनों के पंखों का काम तो एक है, लेकिन इनकी जो आंतरिक संरचना होती है, जब इनका अंदर से देखा जाता है इनको, तो इन तीनों के ही जो आंतरिक संरचना है वो अलग अलग होती है, लेकिन काम ये तीनों सेम में आ रहे हैं कि चमगादड़ के, टिड्डे के और कबूतर के जो पंख हैं, क्या चक्कर है, ठीक है। तो चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के जो पंख होते हैं ये समवृत्ति अंग हैं, यानी कि इनके कार्य तो समान है लेकिन संरचना जो होती है ये भिन्न भिन्न पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्य में कौन से गुणसूत्रों के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, हमने पढ़ा, और ये लाइव बंद है क्या? नेटवर्क लाइव क्लास 23 जोड़ों में पाए जाते हैं, 23 जोड़ों में पाए जाते हैं। और 23 जोड़ों में से क्या होता है कि 22 गुणसूत्र जो होते हैं ये तो महिलाओं में और पुरुषों में समान पाए जाते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र जिसे कि लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, ये गुणसूत्र जो होता है वो महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग पाए जाते हैं। और महिलाओं में दोनों गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, और पुरुषों में पाए जाते हैं एक्स और वाई। तो ये हो गए 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स वाई, और इनके संयोग से जब किसी बालक का जन्म होगा तो जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि अगली जो पीढ़ी होगी, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, अगली जो पीढ़ी होगी या माता पिता की जो संतति होंगी उसमें आधे गुणसूत्र आते हैं उसकी माँ से और आधे गुणसूत्र आते हैं पिता से। तो वही मेंडल वाला जो क्रॉस है वही है ये भी, कि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स और वाई। तो अगर महिला होगी तो दोनों गुणसूत्र होंगे एक्स, और अगर पुरुष है तो एक गुणसूत्र होगा एक्स और एक होगा वाई। यानी कि माता का तो कौन सा गुणसूत्र काम आएगा पुरुष के लिए, जो भी बालक होगा उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा 44 प्लस एक्स वाई। 44 में से 22 22 तो दोनों सेम हो गए। ये जो एक्स गुणसूत्र होगा ये आएगा इसकी माँ से, और जो वाई गुणसूत्र होगा क्योंकि पिता के पास ही उपलब्ध है तो इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो होगा 44 प्लस एक्स वाई। यानी कि पुरुष का तो वाई और महिला का एक्स गुणसूत्र जब मिलेगा तब बालक का जन्म होगा, और अगर पुरुष और महिला दोनों का एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो बालिका का जन्म होगा। ठीक है, और ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि स्त्री में वाई गुणसूत्र नहीं पाया जाता और यहाँ भी नहीं पाया जाता। ये हमने समझ लिया कि पुरुष का वाई गुणसूत्र और स्त्री का एक्स गुणसूत्र मिलकर बालक को जन्म देते हैं, और पुरुष और महिला दोनों के एक्स गुणसूत्र जब मिलते हैं तो बालिका का जन्म होता है। चलिए, युग्मकों की शुद्धता को किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? युग्मक जो भी हमने ये युग्मक लिए, ठीक है, ये अगली पीढ़ी में मिक्स हो जाते हैं, फिर आगे जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो ये 3 स्थितियां बनकर आती हैं। तो युग्मकों की जो शुद्धता है इसको हम समझा सकते हैं पृथक्करण के नियम के द्वारा, यानी कि ये साथ रहते हुए भी अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको मिक्स नहीं करते हैं, और साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाते तो F2 पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाते हैं, और होता यह है कि फिर भी ये मिलते नहीं है और क्या करते हैं अगली पीढ़ी में खुद को शो करने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी ये मिक्स नहीं होते हैं, यानी हमेशा अलग अलग रहते हैं। इसे कहा जाता है पृथक्करण का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि सर्प के पैर धीरे धीरे छोटे होकर अंततः लुप्त हो गए, यह उदाहरण किसके द्वारा दिया? तो माना यह जाता है कि सर्प का जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि इसके जो स्ट्रक्चर है सर्प का
उसके अंदर साइड्स में ऐसी संरचनाएं पाई गई जो कि ये बताती हैं कि कभी ना कभी इसके शरीर में, जैसे छिपकली वगैरह में होते हैं, उस तरह से पैर उपस्थित थे। लेकिन पाया ये गया धीरे धीरे, जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये कहा कि सर्प के अंदर ये जो पैर पाए जाते हैं, पैर नहीं पाए जाते हैं, और बाकी जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि रेंगने वाले जो जंतु होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि सर्प जो है ये अधिकांश समय अपना बिल में व्यतीत करता है, और बिल में जब ये रहता है कॉइल्ड होकर या कुंडली बनाकर रहता है, तो वहां पर छोटी सी जगह में रहता है, तो ये जो पैर हैं इसके काम में नहीं आया करते थे, जिसकी वजह से ये जो इसके पैर हैं ये धीरे धीरे एक अवशेषी अंग बन गए जो कि इसके काम में नहीं आ रहे, और इस वजह से ये जो पैर हैं ये धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो डार्विन ने तो ऐसा नहीं बताया, ना मेंडल ने, ना मुल्लर ने बताया। ये आंसर है लेमार्क के द्वारा बताया गया कि वे अंग जो काम में आ रहे हैं ये जो है अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत, इसे हम कह सकते हैं। अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत, इसे हम कह सकते हैं कि वे अंग जो ज्यादा काम में आते हैं वो अच्छे से विकसित रहते हैं, और वे अंग जो काम में नहीं आते हैं वो धीरे 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 अवशेषी अंग के रूप में रह जाते हैं, या फिर उनकी जो संरचना है वो धीरे धीरे शरीर में से खत्म हो जाती है। तो ये सिद्धांत दिया गया लेमार्क के द्वारा, अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सरीसृप जो है, सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया वर्ग के जंतु, रेप्टिलिया यानी वे जंतु जो रेंगते हैं, मगरमच्छ हैं, छिपकली हैं, इनको रेप्टिलिया वर्ग के जंतु कहा जाता है, और पक्षी इनको एव्स कहा जाता है। पक्षी जानते हैं हम जो उड़ सकते हैं। इन दोनों के बीच की योजक कड़ी क्या है? तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, हमने पढ़ा कि इवोल्यूशन एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, कई 100 साल लगे, कई 100 भी नहीं कह सकते, हजारों लाखों सालों का समय लगा, और उसके बाद पृथ्वी पर ये जो अलग अलग प्रजातियां हैं ये बनी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक जंतु बना और उससे फिर दूसरा तीसरा, इस तरह से नहीं हुआ। कुछ जंतुओं के अवशेष या फॉसिल्स ऐसे पाए गए हैं जिनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि किन्हीं दो जातियों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। ये जो पक्षी है ये मिला तो नहीं है, इसके फॉसिल के रूप में ये एक चट्टान पर इसका चित्र बना हुआ, इसके जो अवशेष हैं वो छपे हुए मिले, जिसके आधार पर इसकी काल्पनिक जो चित्र है वो बनाया गया, और पाया गया कि एक बड़ा पक्षी है, इसमें पंख पाए जाते हैं, लेकिन इसके चोंच पाई जाती है, ये भी पाया जाता है इसके अंदर, लेकिन कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इसके अंदर सरीसृपों के पाए जाते हैं। शायद जहां तक मुझे याद है कि शायद इसकी जो चोंच है उसके अंदर दांत भी पाए जाते हैं, या अगर नहीं भी है तो ठीक से मुझे याद नहीं है, इसलिए तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है पक्षियों के बीच, पक्षियों के लक्षण भी हैं इसके अंदर, और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके लक्षण भी पाए जाते हैं। एक और है ये पेरिपेटस, इसका पूरा नाम है डक बिल्ड पेरिपेटस। ये जो होता है ये भी आप याद कर लें कि ये जो डक बिल्ड प्लेटिपस है इसके अंदर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, सॉरी पेरिपेटस है, प्लेटिपस नहीं है, पेरिपेटस है। हाँ, तो इसके अंदर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एनेलिडा जो होते हैं ये खंडी भवन इनके शरीर में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये वो जंतु होते हैं जिनके जुड़े हुए उपांग यानी कि पैर जो होते हैं वो एक ही स्ट्रक्चर से नहीं, कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर जैसे चींटी में होते हैं, है ना, मकड़ी में होते हैं, तो ये सब आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतु होते हैं, और एनेलिडा इनके शरीर में खंडी भवन पाया जाता है। और पेरिपेटस जो है ये भी एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है, इसके अंदर भी एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 27, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए अवशेषी अंग है कर्णपल्लव की पेशियां, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेंडल, इन्होंने अपने प्रयोग किए मटर पर। डार्विन की अगर हम बात करें तो डार्विन जो है ये डी वरीज से जुड़े हुए नहीं है। डार्विन ने दिया विकासवाद का सिद्धांत और उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। ह्यूगो डी वरीज ने उत्परिवर्तन या जिसे कहा जाता है म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है?
कॉलीफॉर्म जीवाणु जो होता है ये प्रदूषित जल के अंदर पाया जाता है, और ये जो कॉलीफॉर्म जीवाणु है यह यकृत में, अमाशय में, आंत्र में और वक्र में, यानी कि मानव लिखा हुआ है सब में, इसका मतलब हमारे अंदर पाया जाएगा, और हमारे अंदर ये पाया जाता है हमारी आंत के अंदर। ठीक है, ये जीवाणु हमारी आंत में पाया जाता है, और ये जीवाणु अगर किसी की आंत में पाया जा रहा है इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो है प्रदूषित जल को काम में ले रहा है। प्रदूषित जल के अंदर ये कॉलीफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं। चलिए, राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। 87 आपको याद करना है, राष्ट्रीय जल नीति 87 में बनाई गई। IUCN का क्या अर्थ है? ये मुझे से ध्यान है, मैंने शायद क्लास में आपको बताया भी था। देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, या तीनों ऑप्शन हम पढ़ के देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ कंट्री नेचर, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ काउंसिल, कंजर्वेशन काउंसिल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। कई बार पूछा गया प्रश्न ये, तो IUCN का नाम हमें याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत की किस प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजना को कुल्हे के नाम से जाना जाता है? आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये जल संग्रहण की एक पद्धति है, जो कि ऊंचाई पर जो जल होता है उसको निचले जो स्थान होते हैं उनको स्टोर करके और सिंचाई के काम में लिया जाता है। सबसे पहले सिंचाई उन स्थानों पर कराई जाती है जो निचले या जहाँ पर पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता, और इसके लिए ग्रामीण जो लोग होते हैं वो 1-2 लोग खुद में से ही अपॉइंट कर देते हैं, और वही लोग इसका ध्यान रखते हैं कुल्हे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो शाकाहारी जंतु सबसे पहले आते हैं पेड़ पौधे, जिन्हें हम कहते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। तो पेड़ पौधे या उत्पादक जिन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, और पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु जो होते हैं ये उत्पादक हैं, तो उत्पादकों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं शाकाहारी जंतु, इन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर कहा जा रहा है, इसका मतलब प्राइमरी कंज्यूमर कहा जा रहा है, इसका मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता होंगे मांसाहारी जंतु, और तृतीयक हो जाएंगे जो प्राथमिक द्वितीयक दोनों को खा रहे हैं, यानी कि सर्वाहारी जंतु। और अपघटक तो इन तीनों को ही खा लेते हैं और इनका पाचन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में उपस्थित होंगे, खाद्य श्रृंखला जो कि चलती है पेड़ पौधों से शाकाहारी जंतुओं की तरफ, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी, और सर्वाहारियों से अपघटकों की तरफ चलती है। तो खाद्य श्रृंखला में कौन कौन उपस्थित होगा? खाद्य श्रृंखला में उपस्थित होंगे उत्पादक, उत्पादकों के बाद आएंगे उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद आएंगे अपघटक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा कि खाद्य श्रृंखला के अंदर पहले उत्पादक आएंगे, उत्पादकों के बाद आएंगे उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद आ जाएंगे अपघटक। उत्पादक के बाद मांसाहारी और अपघटक, लेकिन यहाँ पर उत्पादकों से पहले शाकाहारी जंतुओं को होना जरूरी है। यहाँ पर भी उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता भी होंगे, और यहाँ पर भी उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी आ जाएंगे, लेकिन लास्ट में अपघटकों का होना भी जरूरी है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है ये मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कोई भी खाद्य श्रृंखला हमेशा हरे पादपों से ही प्रारंभ होती है। क्यों होती है? तो ऑप्शन है हमारे कि पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं,
या एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, या फिर इन पर कई जीव अपना आवास बनाते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा, खाद्य श्रृंखला हमेशा हरे पादपों से ही शुरू होगी, क्योंकि हरे पादप जो होते हैं ये होते हैं उत्पादक। भोजन जो है वो सबसे पहले उत्पादक बनाएंगे, उसके बाद ही उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। इसलिए रीजन क्या होगा कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए कोई भी खाद्य श्रृंखला जो है ये हमेशा हरे पादपों से ही प्रारंभ होगी, उसके बाद ही भोजन अन्य खाद्य श्रृंखलाओं के अगले स्तर तक जाएगा। तो यही कारण है कि जिसकी वजह से खाद्य श्रृंखला हमेशा हरे पादपों से ही प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करें, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की यानी कि घास के मैदान की अगर हम बात करें, तो वहां के लिए खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम की घास है, इसको भेड़िया खाएगा, भेड़िए को हिरन और हिरन को भैंस नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर निर्भर है घास, घास पर निर्भर है खरगोश और उस पर भेड़िया, तो बैक्टीरिया घास के किसी काम की नहीं है। घास को खा रहे हैं कीट, कीट को खा रहा है पक्षी और पक्षी को खा रहा है, ठीक है। घास, इसको सांप खा रहा है, सांप को कीट नहीं खाएगा, और ना ही कीट को हिरन नहीं खाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो 35 जो है, ठीक है, ये हो गए कि घास, घास को खा रही है कीट, कीट को खा रहे हैं पक्षी और पक्षी को खा रहे हैं सांप, ठीक है। तो ये जो है हमारी खाद्य श्रृंखला, ये एकदम ठीक है। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के लिए कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम यही होगा कि घास, कीट, पक्षी और इसे खा रहे हैं सांप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम होगी? पढ़े थे हमने संख्या के जो पिरामिड हमने पढ़े, ये क्वेश्चन उस पर रिलेटेड है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या अधिकतम होगी। तो देखिए, तालाब है हमारे पास, घास का मैदान है, मरुस्थल है और वन है। तो इन स्थितियों में देखिए कि घास के मैदान में, मरुस्थल में तो बहुत कम होंगे, वन में भी हो सकते हैं, मैदान में भी और तालाब में भी। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि पॉन्ड वाला जो इकोसिस्टम होता है ना, तालाब वाला, उसके अंदर जो पिरामिड होता है सीधा बनता है। तो तालाब में क्या होंगे कि जो पादप प्लवक होंगे, यानी कि जिनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, उन पर निर्भर करने वाले जू प्लैंक्टॉन्स या जंतु प्लवक जो होते हैं, उनकी संख्या अधिकतम पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर होगा तालाब। कि निम्न इन चारों में से, वैसे तो सभी में ज्यादा होंगे मरुस्थल के अलावा, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो तालाब जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया? अभी हमने पढ़ तो लिया है ऊर्जा स्थानांतरण का 10% और 1% नियम हमने पढ़ा कि 1% नियम ये कहता है कि सूर्य से मिलने वाली जितनी भी ऊर्जा है उसका केवल 1% भाग ही पादप भोजन में परिवर्तित कर पाते हैं। और 10% नियम हमने ये पढ़ा कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर हम जब जाते हैं तो क्या होता है कि ऊर्जा का 10% भाग ही एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर हो पाता है। लेकिन अब ये नियम दिया किसके द्वारा? तो ये नियम जो है ये दिया लिंडमैन के द्वारा, और इन्होंने ये बताया कि ऊर्जा स्थानांतरण जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिको आंदोलन, ये शायद हमने क्लास में नहीं पढ़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, एपिको आंदोलन जो है ये किस राज्य में प्रारंभ हुआ? एपिको आंदोलन जो है ये शुरू हुआ कर्नाटक के अंदर, शायद 1900। तो एपिको आंदोलन हुआ कर्नाटक के अंदर सन 1983 में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है कि भूमि का अवक्रमण, भूमि अवक्रमण जो है ये मृदा अपरदन और जल भराव के कारण होता है।
दूसरा जो है हमारे पास वन उन्मूलन जो है ये मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। तो वन उन्मूलन जो है, वन उन्मूलन होता है वनों का हटना, ठीक है। तो वनों का हटना या समूल नष्ट हो जाना वन मृदा अपरदन का कारण है। तो मृदा अपरदन क्या है कि मिट्टी जिसको कि पौधे बांध कर रखते हैं, अगर किसी कारण से मिट्टी उड़कर या बहकर चली जाती है, इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। तो पादप अगर नहीं होंगे तो मिट्टी को बांध कर कौन रखेगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मृदा अपरदन होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है कि वनों के कटने से मृदा अपरदन होता है, ये ऑप्शन ठीक है। इसके बाद हम बात करें भूमि अवक्रमण की। भूमि अवक्रमण का मतलब है कि भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आना। तो भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें कमी मृदा अपरदन और जल भराव के कारण होगी, बिल्कुल होगी। जल भराव के कारण अगर मिट्टी में पानी भर जाएगा तो मिट्टी जो है वो दलदली भूमि में बदल जाएगी, तो पहले की तरह उपजाऊ नहीं रहेगी। एक ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति ये है कि मृदा अपरदन के कारण भी भूमि अवक्रमण, यानी कि भूमि जो है उसकी जो क्वालिटी है, मिट्टी की क्वालिटी है, उपजाऊ क्षमता है, जल धारण क्षमता है, उसमें कमी आती है। तो आंसर हमारा होगा कि दोनों ही कथन जो है वो इस स्थिति में ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये कह रहा है कि जल के प्रदूषण स्तर को नापने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। जल में प्रदूषण के स्तर को नापने की उपयुक्त विधि कौन सी है। पहली बात है पोषक पदार्थों की मात्रा, पोषक पदार्थों की मात्रा, कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या, पीड़कनाशियों की मात्रा और कीटनाशियों की मात्रा। तो पीड़कनाशी और कीटनाशी तो अधिकतर जल के उस स्रोत के आसपास पाए जाएंगे जिसके आसपास ऐसे खेत हों जहां पर कि पीड़कनाशी और कीटनाशियों का छिड़काव किया जाता है। पोषक पदार्थों की मात्रा जल में जो है वो भी प्रदूषण के स्तर को नहीं बताएगी, क्योंकि जो जल प्रदूषित नहीं होगा उसके अंदर पोषक पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये कि कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या जो है ये जल के प्रदूषण स्तर को नापने में काम आती है। गंगा नदी में जो जल प्रदूषण है उसको भी जब नापा गया तो यही पाया गया कि उस जल के अंदर भी ये कॉलीफॉर्म जीवाणु जो है ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि ये जो कॉलीफॉर्म जीवाणु है ये हमारी आंत में पाया जाता है, और ये पाया जाता है कि वह व्यक्ति जिसके अंदर ये कॉलीफॉर्म जीवाणु आंत में रह रहा है, इसका मतलब वह व्यक्ति दूषित जल का सेवन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब की जाती है तो इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के पीछे कारण क्या है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के पीछे रीजन ये है, पहली बात सिंचाई, हाँ ये भी मान सकते हैं हम, मछली पालन, घरेलू उपयोग और भूमिगत जल की मात्रा का बढ़ना। तो वैसे तो सभी ऑप्शन ठीक है, सिंचाई के लिए भी काम में ले सकते हैं वर्षा जल को, मछली पालन के लिए, घरेलू उपयोग में भी काम में ले सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है कि वर्षा जल का जब संरक्षण किया जाता है तो जहां पर उस पानी को, वर्षा जल का जब संरक्षण किया जाता है तो वो पानी जो है वो भूमिगत स्रोतों तक ले जाया जाता है, और भूमिगत स्रोतों में जब उस जल को लेकर जाया जाता है तो भूमिगत स्रोतों के अंदर वो पानी स्टोर्ड रहता है और धीरे धीरे रिस कर वो जमीन के अंदर पहुंचता रहता है, जिसकी वजह से जो भूमि है, जो ग्राउंड लेवल वाटर है, उसकी मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा डी, ये ठीक होगा कि वर्षा जल संरक्षण प्रणाली जो है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेट अब चल गया है, कोई प्रॉब्लम हो रही थी नेट में, अब ठीक है, नेट चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस को, अब नेट चलने लगा है। तो वर्षा जल संरक्षण प्रणाली जो है इसका उद्देश्य है भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ाना, कि वो पानी जो कि स्टोर्ड है वो पानी धीरे धीरे रिस कर और भूमि के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जल जो है भूमिगत जल उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध जो है
ये बना हुआ है टिहरी बांध, ये यमुना, भागीरथी, रावी और सतलज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेट चलने लगा है अब? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। नेटवर्क जो प्रॉब्लम थी तो क्लास आपकी रिकॉर्ड कर दी गई है, और जो अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। बीएसएनएल आप जानते हो कैसा काम करता है, इसके लिए तो इसको धन्यवाद देना चाहिए। गुस्सा मुझे कई देर से आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, व्यवस्था ही हमारे पास यहाँ पे बीएसएनएल की है। अभी बिल्कुल मेरी सर। लड़ाई होगी मैडम से बताऊं तो पैसा दे के अपन काम नहीं दे रहे हो आप, क्या मतलब? और छुट्टी बिगाड़ कर और इतना मतलब- एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं मिल पा रहा अपने हाँ, को, बात ये है। ठीक है। मैंने भयंकर वाली आज सुना दी है, भले मर्जी वो जेटीओ साहब है, फलाने साहब, ढिमके साहब, कोई है, सबको मैंने सुना दिया आज। ठीक है, मैंने कहा पैसे बिल्कुल लेके सही क्या बात है। मतलब भाई, हम इतनी गलत चीज प्रिपरेशन से- करें, तो इसके लिए माफी चाहते हैं हम कि आपको असुविधा हो रही है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में मेहनत करना वो हम कर रहे हैं, और ये पूरा प्रयास अभी कर रहे हैं थोड़ी आपके देर में लिए। आपके डाल दी जाएगी, है ना? बिल्कुल। ये क्लास और डाल दी जाएगी, ठीक है? स्कोर जो है वो आप अपना देखें। वैसे तो मैं ऑप्शन देख रही थी सर, लगभग अधिकतर लोगों के आंसर एकदम ठीक आ रहे थे, अच्छा, इसका सही मतलब आ रहे पढ़ रहे हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं मेरा प्रयास सफल हो रहा है कि मैंने जो बताने का प्रयास किया बिल्कुल। वो तैयार है। चलिए, जो बाकी क्वेश्चंस आपके बीच में अधूरे रह गए वो आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएंगे। बाकी जो अब हमारे पास 8 क्वेश्चन बचे हैं, इनको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसमें आप ये बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर एक भी जीवाश्मीय ईंधन जो है वो उपस्थित नहीं है। तो जीवाश्मीय ईंधन जो है, हमने पढ़े थे कि जीवाश्मीय ईंधन वे ईंधन है जो कि पुराने समय में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दबकर मर गए, उनके मृत अवशेषों से जो जीवाश्म ईंधन बने हैं उन्हें जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। ये लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट्स में, यानी कि द्रवित अवस्था में भी, गैसीय अवस्था में भी और ठोस अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। चलिए तो बात करते हैं अगले टॉपिक की, कि वायु, महासागर और कोयला। तो वायु मान लीजिए कि जीवाश्मीय ईंधन नहीं है, महासागर भी नहीं है, लेकिन कोयला जो है ये जीवाश्मीय ईंधन है, तो ये विकल्प हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि केरोसिन, वायु और ज्वार भाटा। तो यहाँ भी केरोसिन जो है ये जीवाश्मीय ईंधन है, कि तेल के कुओं में से जब तेल को निकाला जाता है तो सबसे पहले गैसेस निकलती हैं, प्राकृतिक गैसें, उनके बाद निकलता है पेट्रोल, फिर डीजल, और उसके बाद निकलता है केरोसिन। तो ये भी एक जीवाश्मीय ईंधन है। नेक्स्ट हम बात करें वायु, लकड़ी और सौर ऊर्जा। तो वायु भी जीवाश्मीय ईंधन नहीं है, लकड़ी भी नहीं है और सौर ऊर्जा भी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी, कि वायु, लकड़ी और सौर ऊर्जा तीनों ही जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। यहाँ पर भी पेट्रोल जो है ये जीवाश्मीय ईंधन है, लकड़ी और सौर ऊर्जा जो है ये जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इस स्थान को जैव विविधता तप स्थल कहा जाता है। जैव विविधता तप स्थल, या इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स या जैव विविधता तप स्थल क्या होते हैं? देखिए, जैव विविधता का मतलब ये है कि किसी, जिस भी जगह की हम बात कर रहे हैं, उस जगह पर जितने अधिक जैविक और अजैविक घटक उपस्थित होंगे, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम बात करें जैव विविधता तप स्थल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की, तो इन सब में से वह स्थान का, उस स्थान का हमें चयन करना है जहां पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी और सजीवों की संख्या अधिकतम होगी, जीव जंतुओं की। तो नदी के अंदर पाए जाएंगे जीव जंतु, लेकिन पादप ना होंगे, नहीं होंगे। सागर के अंदर भी यही स्थिति होगी कि जीव जंतु भी हैं लेकिन पादप नहीं होंगे। मरुस्थल के अंदर भी पादप कम होंगे और जीव जंतु भी कम होंगे। हमारा आंसर होगा ये जो आप कह रहे थे कि 9th और 10th क्लास की जो MCQs हैं, ये उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लाइन दी हुई है ये,
कि वन जो है ये जैव विविधता के तप स्थल कहे जाते हैं, ये ऑप्शन है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कि वनों को लगाना, उनका विकास करना, उनकी संरचना और स्वास्थ्य का नियंत्रण करना, ये सब विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है? इनकी बात करें अगर अपन, तो देखिए एपीकल्चर ये हमने पढ़ लिया। एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर जो है, पीसेस कहा जाता है मछलियों को, तो ये जो है ये मछली पालन से संबंधित है, पीसीकल्चर। बात करें सिल्वीकल्चर, बिल्कुल यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि सिल्वीकल्चर जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पेड़ों को लगाया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है और उनके स्वास्थ्य का नियंत्रण भी किया जाता है। और सेरिकल्चर ये हम जानते हैं, सेरिकल्चर जो है ये रेशम कीट पालन है। तो बाकी तो सब हमको पता थे। सिल्वीकल्चर या जिसे वन वर्धन भी कहा जाता है, ये विज्ञान की वो शाखा जो कि वनों से जुड़ी हुई है। चलिए, अरबारी आंदोलन यह कहाँ प्रारंभ हुआ? अरबारी आंदोलन जो है ये राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये जो अरबारी आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है मिदनापुर, वहां पर यह आंदोलन शुरू हुआ। इसका नेतृत्व किया A.K. बैनर्जी ने। A.K. बैनर्जी जो है यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, और उनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि ये जो जगह है, ठीक है, ये आंदोलन हुआ 1972 में, ये और आप याद कर लें, अरबारी आंदोलन। तो पश्चिम बंगाल में हुआ, A.K. बैनर्जी के नेतृत्व में हुआ, जो कि एक ऑफिसर थे यहाँ पर, फॉरेस्ट ऑफिसर थे। और इन्होंने क्या किया कि इस स्थान पर जो साल के वृक्ष हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो अरबारी आंदोलन है किस पादप से संबंधित है, तो साल के जो वृक्ष होते हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया कि गांव के जो, जहाँ भी ये था मिदनापुर नाम की जो जगह है, ये एक वन क्षेत्र है, इसके आसपास जितने भी लोग रहते थे उनकी मदद से इन्होंने इस एरिया के अंदर साल के बहुत सारे वृक्ष लगाए और इसे एक आंदोलन का नाम दे दिया जिसे अरबारी आंदोलन कहा जाता है। ईयर याद होना चाहिए हमें, 1972 में हुआ, A.K. बैनर्जी के नेतृत्व में हुआ। साल के वृक्ष जो हैं उनका संरक्षण करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान निम्नलिखित में से किस किस पर निर्भर करेगा? तो ज्यादा हमें सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल हमें फॉर्मूला याद कर लेना है कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसको जब हम ज्ञात करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है? mgh, है ना। m सीधा सीधा द्रव्यमान, ये भी ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण ये रहा g, ये भी ठीक है। और पृथ्वी की तल से ऊंचाई h, ये भी ठीक है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बताएगा कि वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करेगी? द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी तल से उस वस्तु की ऊंचाई, तीनों पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ये बताता है हमें कि निम्नलिखित में से बल की SI इकाई है। हमने हमारी क्लास में पढ़ा था कि SI यूनिट जो होती है बल की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर या न्यूटन। तो बल की जो इकाई है वो है न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को 5 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है, तो न्यूटन जो होगी वो बल की SI इकाई होगी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगना और वेग को आधा कर दिया जाए तो बताइए उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए संवेग अगर हम ज्ञात करते हैं तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। पहली स्थिति तो यह है जिसमें कि द्रव्यमान गुणा वेग हमने किया। दूसरी स्थिति में क्या किया जा रहा है कि हम द्रव्यमान तो कर रहे हैं दुगना और वेग को कर रहे हैं आधा। तो पहली स्थिति में तो संवेग हो गया m इंटू वी। दूसरी स्थिति जब हम निकालते हैं
तो हम कर रहे हैं द्रव्यमान को दुगना। देखिए सॉल्व करना सीखिए कि द्रव्यमान पहले m था तो अब कितना हो जाता है 2m, और वेग को हम कर रहे हैं आधा, तो वेग पहले v था अब हो जाएगा v/2, यानी आधा हो गया, इसके 2 हिस्से कर दिए हमने, 2 से भाग लगा दिया तो ये आधा हो गया और ये दुगना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आंसर आ गया P2 का मान भी कितना गया m × v, यानी कि चाहे द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए तो भी संवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा हमारा बी। तो इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुगना आधा या 4 गुना नहीं होगा। अगर हमें फॉर्मूला याद है और उसको ढंग से हमको पता है कि किस तरह उसको फॉर्मूले में रखना है तो आसानी से हम आंसर को निकाल सकते हैं। आंसर होगा कि किसी को भी दुगना कर दिया जाए या इसको वेग को आधा कर दिया जाए तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये हमने मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लिया है। अब चलते हैं आज की क्लास के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें ये पूछता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो पहले तो हम रिकॉल कर लें कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का जो नियम है वो ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता है। तो जो न्यूटन का नियम है जड़त्व का नियम वो कहलाता है न्यूटन का पहला नियम। तो पहला नियम जो होता है इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, जो हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो चलिए आज की क्लास के जो हमारे 50 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि आपके जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो गया होगा इनमें, और अभी भी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो या ऐसे कोई क्वेश्चंस हो जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपकी समस्या जितनी भी है, अभी हमारे पास टाइम है, उनको और थोड़ा सा टाइम दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतनी कोशिश की है तो और थोड़ी सी एक क्लास और लगा लेंगे। अगर 9th और 10th क्लास की आप लोग कई बार कह रहे हैं कि वो जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो एक क्लास और ले लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 9th 10th के हाँ, पीछे जो दिए ये गए जो चैप्टर्स हैं हाँ उनके लिए मैसेज आ रहे थे कि 9th और 10th क्लास के, अगर तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा मैसेज में, अगर होगा जरूरी तो कल परसों जल्दी ही आपकी क्लास लेकर उनको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब जो क्या किया बच्चों ने बिल्कुल, उसकी हम बात करेंगे। आज हमारे स्कूल के बच्चों ने जो काम किया है वो आपको बताया ये देखो, जाएगा। ये पीछे से जो आप ताना बुना बाना बुना हुआ देख रहे हैं, अब आप सोचिएगा ये क्या हो सकता है। भाई पूरा गैस का लगाइए, पूरा बिल्कुल। ये जाल ही दिख रहा है आपको, तारों का जाल लगा हुआ है, लेकिन इस तारों के जाल के साथ और भी कुछ है। अब आप सोचिए क्या है, कुछ ना कुछ तो विशेष है इसके अंदर, और विशेष क्या है ये तो मैडम ही आपको बताएंगे। पहले मैडम आप बता दीजिएगा क्या विशेष है, फिर मैं आगे और चर्चा करूंगा। देखिए ये जो है हमने थोड़ा सा बच्चों को जो फिर दिखाऊंगा मैं इसको सीधा करके। हाँ बिल्कुल सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सर को बड़ा अच्छा लगा, हमने इंस्पायर अवार्ड के लिए हमारी क्लास के 10th के जो बच्चे थे उनको कहा कि भाई थोड़ी सी कोशिश करो, और उनसे कुछ मॉडल्स बनवाए, और बच्चों ने बताया उसके अनुसार, जो 4 दिन छुट्टी है उसको वेस्ट नहीं किया, और बताया जिसके अनुसार बच्चों ने इनोवेशन किए, उनको बताया गया जैसे उन्होंने काम भी किया। और ये जो है बच्चों ने मैप पर जो चीजें होती हैं, जगह होती हैं, देखिएगा, उनको लोकेट करने के लिए इन्होंने बड़ा ही शानदार सा काम है, आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे। जैसे मैडम मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, इसके अंदर ज्यादा तकनीकी बहुत ज्यादा लगाई गई है, और जैसे बच्चा करके सीख सकता है। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने इधर राज्यों के नाम लिख रखे हैं, अब बच्चे को क्या करना है कि मैप में लोकेट करना है, बिल्कुल मैप में लोकेट करना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैप में लोकेट करना है। मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा मैंने गुजरात के ऊपर इसको लगाया, अब आप पूरे मैप में कहीं भी घुमाओ इसकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप गुजरात वाले पॉइंट पे आएंगे वैसे बीप की आवाज आ रही है, और आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर बत्ती भी जल रही है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैडम मैंने यहाँ तमिलनाडु पे लगाया, अब आप और कहीं भी लगाओ ये बजता है, ये केवल और केवल तमिलनाडु वाले मैप के ऊपर जाके बजेगा, अन्यथा नहीं बजेगा। मुझे तो आराम मजा है इसके अंदर। जैसे मैं राजस्थान पे लगाता हूँ, महाराष्ट्र पे लगाता हूँ, महाराष्ट्र पे लगाइएगा, अब राजस्थान पे लगा, नहीं बजा, नहीं बजा, नहीं बजा, बजेगा ही नहीं, क्योंकि टेक्निक फिक्स की गई है। कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जैसे आप महाराष्ट्र पे लगाओगे वैसे ही बजेगा। अब रीजन क्या है सर, है ज्योग्राफी के। अब जैसे मान लो मैडम, मुझे मजा आ रहा है इसमें मैं आपके आंध्र प्रदेश पे लगा देता हूँ, आंध्र प्रदेश पे आइएगा, आंध्र प्रदेश, नहीं बज रहा, कहीं नहीं बज रहा। अब इससे बच्चा सीख जाएगा, जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हाथ बजा ना, बजा, आंध्र प्रदेश पे आके ये बज गया। कहने का मतलब ये है, इधर राज्यों के नाम लिखे हुए, इधर ये पूरा का पूरा मैप है, बच्चे को कुछ नहीं करना,
ये साइंस और ज्योग्राफी दोनों का मतलब यूं कहें कि मिक्स है। बिल्कुल सर। साइंस के प्रयोग को ज्योग्राफी में अपन ने काम में ले लिया। सर 3 दिन से थे ट्रेनिंग में बिजी, आज ही सर स्कूल आए और इसको देखने के बाद सुबह से सर इसी में लगे हुए हैं, इसमें ही बिजी है सुबह से आए मुझे जब मजा से। आ रहा है। कर्नाटक में लगाइए आप एक मिनट इसको। यानी ये है कि अपन करके सीख सकते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। जरूरत है एक मार्गदर्शक। ये मेरी क्लास के 10वीं क्लास के एक बच्चा है, उसने बनाया सर, मोइन खान ने बनाया है। और पीछे देखिएगा देखिए मेहनत बच्चे ने कितनी की कितनी मेहनत की है। सिर्फ उसे थोड़ा सा मैंने बताया कि बेटा ये ऐसे बनाया जा सकता है, और 4 दिन की छुट्टी में वो बच्चा इतना शानदार मॉडल जो है वो बना के लिया है। ये इंस्पायर अवार्ड के लिए हमने हमारे बच्चों से बनवाए थे, और सर तो जब से आए जब से इसी में बिजी हैं, सुबह से इसी को लेकर। हालांकि इन्हें नक्शा अच्छे से याद है, लेकिन सुबह से इसी के साथ बिजी हैं सर। बड़ा आनंददायक चीज है ना। तो बड़ी देखिए शानदार चीज। विज्ञान को आप इससे कई चीजें सीख रहे हैं कि विज्ञान को आप ज्योग्राफी से जोड़ के पढ़ रहे हैं। दूसरी बात बच्चा करके सीख रहा है। तीसरी बात उसका ज्ञान स्थिर है। पढ़ने के साथ साथ वो मैप में भी जो लोकेशन है उसको अच्छे से सीख पा रहा है, उसे याद हो रहा है, उसका सीखा गया जो ज्ञान है वो स्थायी होगा। कि मैप वो केवल राजस्थान को बोलना ही नहीं सीखेगा, उसे ये पता चल जाएगा कि मैप में राजस्थान किस जगह पर है। सही है सर। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं जल्दी आज की क्लास में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास अपने बढ़िया